मैं हूं जोगिंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट में आपका स्वागत है। आज पब्लिक इंटरेस्ट में सबसे पहले बात नेशनल इंटरेस्ट की। कश्मीर में आतंकवाद के नाग ने एक बार फिर अपना फन उठाने की कोशिश की है। हर बार की तरह भारतीय सेना आतंक के फन को कुचलने में लगी है, लेकिन ऐसे हम कितने जवानों और अफसरों को खोते रहेंगे? सिग्नेचर स्टोरी में आज इसी पर बात करनी है। कश्मीर में आतंकवाद के पीछे है कौन? ले देकर पाकिस्तान का ही नाम आता है। घाटी में प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है पाकिस्तान, नौजवानों को गुमराह करके उनको भड़का रहा है और आतंकवाद की राह पर लेकर जा रहा है। तभी आज पब्लिक प्लेटफॉर्म में पाकिस्तान की हिमाकत करने वाले मुल्कों ने भी उससे मुंह फेरना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान की खराब अंदरूनी हालत और कश्मीर में सक्रिय उसके आतंकी संगठनों की पूरी खोज खबर सॉलिड इन्वेस्टिगेशन में करेंगे। चलो, स्कूल अभियान याद होगा आपको। हमारे देश के बच्चे स्कूल जाएं, इसी के लिए ये शुरुआत भी हुई थी। लेकिन बिहार के मुजफ्फरपुर में पढ़ाई की लगन बच्चों की जान पर भारी पड़ गई। नदी में बच्चों से भरी नाव पलट गई क्योंकि स्कूल तक पहुंचने के लिए मुजफ्फरपुर में सड़क नहीं है। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आज इस दर्दनाक हादसे का पूरा सच बताना है। कश्मीर घाटी के अनंतनाग में सेना और पुलिस के अफसरों को शहीद करने वाले 2 आतंकी मार गिराए गए हैं। बाकी की तलाश चल रही है। एक आतंकी पाकिस्तान का भी बताया जा रहा है। एक बार ऑपरेशन पूरा हो जाए, उसकी सारी असलियत का पता भी चल जाएगा और साथ ही जंगल में पनाह लेने के लिए आतंकवादियों का मकसद क्या था। लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में आपको समझना यह भी जरूरी है कि हमारे बहादुर अफसरों की शहादत कब तक, कैसे और कहां हुई, ये सब आपको आज बताना है। लेकिन पहले अनंतनाग के एनकाउंटर के सारे अपडेट ले लीजिए। मुझे पता है, नहीं दिखा। रह रहकर गोलियों की आवाज, आईईडी ब्लास्ट के बाद उठता धुआं और सिक्योरिटी फोर्सेस का ताबड़तोड़ सर्च ऑपरेशन। 3 दिनों से हमारी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का फोकस साउथ कश्मीर का अनंतनाग है। इसमें भी कोकरनाग का गडूल इलाका। हमारे अफसरों और जवानों के सर्वोच्च बलिदान के बाद आतंकियों के एक हाइडआउट यानी छिपने की जगह को बारूद से उड़ाया गया। जो सुरक्षा बलों को जानकारी दी गई थी उसके अनुसार इसी पहाड़ी में एक अंडरग्राउंड हाइडआउट बनाया गया था जिसमें 2 मिलिटेंट छुपे हुए थे जब ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। और जैसे ही सुरक्षा बलों की टीम इस हाइडआउट के पास पहुंची तो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स हाइडआउट से बाहर आए और उन्हें ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लगातार आरपीजी, गन फायर और फिर आईडी के इस्तेमाल से उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि क्या वो मिलिटेंट जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया हाइडआउट के अंदर मौजूद थे। आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों स्पॉट पर मौजूद। जैसे ही ऊंचाई वाले इलाके से गोली चली, तुरंत हैवी रिटेलिएशन हुआ। इसी तरह पूरा दिन गुजरा। सुन सकते हैं कि मेरे पीछे कितनी जबरदस्त गोलीबारी इस समय हो रही है और जो ऑपरेशन है वो अंतिम चरण पर पहुंच गया है। सुरक्षा बलों का लग रहा है कि अब मिलिटेंट्स के साथ आमना सामना हो गया है और इसीलिए ये जो जबरदस्त गोलीबारी उस जगह पे हो रही है जहां पे वो अंडरग्राउंड हाइडआउट बना हुआ था। 2 आतंकवादी पहाड़ों का फायदा उठाकर लगातार लोकेशन बदलते रहे। सटीक पोजीशन का पता लगाने के लिए आर्मी ने क्वाडकॉप्टर और बड़े ड्रोन की मदद ली। जंगल के बीच चप्पे चप्पे पर नजर रखी, लाइव फुटेज देखकर रणनीति तैयार की गई। ऑपरेशन जो है वो इस पहाड़ी के पीछे वाले इलाके में चल रहा है जहां पे ये कल मुठभेड़ हुई थी। इस पूरे इलाके को तकरीबन 2000 से ज्यादा जवानों ने घेरे में ले लिया है और चप्पे चप्पे पर जो है तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो बयान जारी किया गया उसमें 2 मिलिटेंट्स के यहां पे फंसे होने की बात कही गई है, जिसमें एक स्थानीय जो कि कोकरनाग का ही रहने वाला है, उजैर खान, और उसके साथ एक विदेशी मिलिटेंट के होने की खबर है। तो उनके घेरे में होने की बात कही गई है और ऑपरेशन लगातार जारी है। उजैर खान पिछले साल लश्कर से जुड़ा था। खुद चिनार कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और राष्ट्रीय राइफल के विक्टर फोर्स कमांडर
मेजर जनरल बलबीर सिंह एनकाउंटर साइट पर गए, जवानों का हौसला बढ़ाया। 2 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जो बचे हैं उन्हें भी न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। पहाड़ी आपने देख ली, दिख रही थी अभी, आसिफ दिखा रहे थे। अब ये जान लीजिए कि ये उज़ैर खान कौन है। लश्कर तैयबा का रीजनल कमांडर है, एक कैटेगरी का आतंकवादी है। एक कैटेगरी मतलब होता है जो बहुत खतरनाक आतंकी होते हैं, उसमें A+ आते हैं, तो ये A+ कैटेगरी का आतंकी है। उज़ैर पर 10 लाख रुपए का इनाम है। कोकरनाग के नागम गांव का रहने वाला है। कई आतंकी वारदातों को इसने अंजाम दिया। इसका ट्रैक रिकॉर्ड खतरनाक है। 26 जुलाई 2022 से अपने गांव से लापता है। उज़ैर के साथ 2 और विदेशी आतंकी हैं और माना यह जा रहा है कि उनमें पाकिस्तान का जरूर कोई ना कोई आदमी होगा। आतंकी पाकिस्तान का हो सकता है। अब आतंकियों के इनकाउंटर वाली जहां पर हो रहा है, उस इलाके की पूरी टोपोग्राफी को आप समझिए, पूरी लोकेशन को आपको अच्छी तरह समझाता हूं। अनंतनाग से 20 किलोमीटर दूर ये गांव पड़ता है। ये जो हमने दिखाया है कि अनंतनाग यहाँ है और 20 किलोमीटर दूर ये आ गया, कोकरनाग आ गया, कोकरेनाग। और ये ऑपरेशन उज़ैर कहाँ चल रहा है? ये गांव के पीछे पहाड़ी है। यहाँ अनंतनाग है, यहाँ कोकरनाग है और इसके ऊपर अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ पहाड़ी है। जिस साइड को जवाहर टनल पीछे को पड़ती है उस तरफ ये पहाड़ी है और पूरा जंगली इलाका है। थोड़ी देर पहले वहाँ हमारे संवाददाता थे अपना आसिफ कुरैशी, मेरी उनसे बात हो रही थी। मैंने कहा ये है क्या पूरा माजरा और मौके पर आप किस तरह की चीज़ें देख रखे? तो आसिफ का क्या कहना था? आसिफ ये बता रहा था कि पुलिस ने 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा था और वो दोनों आतंकवादी डीएसपी भट्ट और उनकी टीम के पास थे। उनका इंटेरोगेशन हुआ, ये हमें सूचना मिली है। तो उन आतंकवादियों ने बताया कि पहाड़ी के ऊपर जो है उनका अड्डा है और उस अड्डे पर उज़ैर भी पनाह लेता है और वो लोग भी पनाह लेते थे। यानी जब भट्ट को ये पता लगा, उन्होंने ये सारी जानकारी आरआर राइफल्स के जो कर्नल मनप्रीत थे उनसे शेयर की। मनप्रीत ने आगे मेजर आशीष को ये सब चीज़ें, इनपुट जितना भी था, मिला और उनको लगा कि ये तो बड़ा अच्छा चांस हो सकता है कि अगर हम उज़ैर को पकड़ना चाहते हैं तो ये इनपुट बड़े काम का हो सकता है। मेजर कर्नल डीएसपी ने पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू की, क्योंकि ये इलाका जहां पर है उस इलाके में कोई आबादी नहीं है। गांव जब खत्म हो जाता है तो उसके आगे जाकर पहाड़ी बहुत ऊपर तक है, पेड़ भी हैं, जंगली इलाका है और ऊंचाई भी है। सो पता चला कि पहाड़ी पर आतंकियों का ठिकाना है। इन अफसरों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी चढ़ाई शुरू कर दी। कहते हैं पैदल 1-1.5 घंटा पहाड़ी पर चढ़ने के बाद ये लोग जब ऊपर पहुंचे तो इनको नहीं पता था कि वहां ऑलरेडी घात लगाकर आतंकी बैठे होंगे और इनको ये लग रहा था कि किसी भी तरह से अगर पहाड़ी का सफर पूरा हो गया तो वहीं इनको पकड़ लिया जाएगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मंजिल करीब थी, किस्मत को शायद कुछ और ही गवारा था। पहाड़ी के ऊपर से घात लगाए बैठे आतंकियों ने अफसरों पर फायर खोल दिया। ऑटोमेटिक हथियारों से लैस आतंकियों से लोहा लेते हुए हमारे ये तीनों अफसर शहीद हो गए। ये पहाड़ी ऐसी है जहां जंगली जानवरों के डर से कोई गांव वाले भी नहीं जाते, जो गडरिए वगैरह भेड़ बकरी चराने वाले हैं वो भी नहीं जाते। और इसी पहाड़ी इलाके की पिछली तरफ जहां जवाहर टनल पड़ती है, अगर इस तरह से देखें तो ऐसे ट्रायंगल है, कश्मीर इधर है, अनंतनाग इधर है, जवाहर टनल इधर है और बीच में ये पहाड़ी है इस तरह से। तो इसे जो जम्मू और कश्मीर के बीच में जवाहर टनल है उसकी लाइफलाइन भी माना जाता है। अब एक शक और भी है, वो क्या है? वो शक ये है कि कहीं आतंकियों ने अफसरों की इस टीम पर किसी सोची समझी साजिश के तहत तो नहीं हमला किया या इनको निशाना बनाया, क्योंकि डबल एजेंट की थ्योरी पर भी काम हो रहा है कि आतंकियों के अड्डे की सूचना को तस्दीक करने वाला मुखबिर कहीं डबल एजेंट तो नहीं था, दोनों साइड खबर दे रहा हो, आतंकियों को भी बता रहा हो कि आ रही है पुलिस और इधर इनसे भी गुमराह कर रहा हो। चलो एक बात तो समझ लीजिए, कोई डबल एजेंट हो या ट्रिपल एजेंट, खैर अब उसकी भी नहीं है, लेकिन नुकसान हमारा बहुत बड़ा हुआ है। अब पूरा देश हमारे वीर जवानों को, अफसरों को, उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, श्रद्धांजलि दे रहा है। गम का पहाड़ उस पिता पर भी टूटा है जिसने सारी उम्र पुलिस की सेवा की, अपने बेटे को भी डीएसपी बनाया। पता किसकी बात कर रहा हूं मैं? डीएसपी हिमायू भट्ट। उनके पिता कौन थे? गुलाम हसन भट्ट, डीआईजी थे जम्मू कश्मीर पुलिस में। साल 2018 में रिटायर हुए थे और उसी साल देखिए हिमायू भट्ट अफसर बना। पिता के लिए कितनी खुशी की बात होगी कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, बेटा अफसर बन रहा है। लेकिन
आज उसी बेटे को नम आंखों से विदाई दी, एकदम खामोश होकर। अब ये जान लीजिए कि हुमायूं मुजम्मिल भट्ट जो डीएसपी शहीद हुए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, एक एक करके हम तीनों अफसरों के बारे में आपको बताएंगे। पहले हुमायूं भट्ट साहब के बारे में जानिए। 2018 में ये अधिकारी बने थे, पुलिस में अफसर बने और शहीद हुए अनंतनाग में। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी थे। 1.5 साल पहले इनकी शादी हुई थी। सोचिए क्या उम्र थी इनकी, 1.5 साल पहले शादी हुई थी। सिर्फ इसी साल जुलाई में पिता बने थे। बेटी है छोटी सी, देखिए 3 महीने की होगी अभी। पुलवामा के त्राल के रहने वाले थे। भट्ट परिवार अब श्रीनगर में रहता है। त्राल और श्रीनगर के बीच में फासला, जैसे शहर में चले जाते हैं तो ये शहर में रहते थे। ये हुमायूं भट्ट साहब का प्रोफाइल है। ये तो जुल्म हो गया, ये नुकसान पूरा नहीं हो सकता। इसकी बच्ची 28 दिन की है, जाने का हमारा वक्त था। हमारी इस बच्चे की जो मौत हुई, इसको हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब ऊपर वाला ये ऐसा हौसला देगा कि हम इस संसार में इस नुकसान को पूरा तो हो नहीं सकेगा, बर्दाश्त करना। 6 दिन पहले की बात है। मनप्रीत से उनके भाई की बात हुई थी, लेकिन कल जब फोन आया तो मनप्रीत ने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद बुरी खबर आ गई। मोहाली में परिवार ने बेटे को इतनी नम आंखों के साथ विदाई दी है, मैं जाहिर नहीं कर सकता। बस फक्र है, अपना बेटा फर्ज निभाते हुए शहीद हुआ। पूरा देश इनकी शहादत को सलाम कर रहा है। हम तो कर ही रहे हैं कल से ही। कर्नल मनप्रीत कौन थे, उनके बारे में जानते हैं। 41 साल उम्र थी, 19 राष्ट्रीय राइफल में थे और तैनाती कहाँ थी अभी? अनंतनाग, कश्मीर में अनंतनाग, साउथ कश्मीर बोलते हैं उसको। 2005 में लेफ्टिनेंट भर्ती हुए थे। देखिए अभी कितनी नौकरी हुई थी, बामुश्किल से भी 20 साल भी नहीं हुई थी। 2021 में सेना मेडल मिला था, सेना मेडल से नवाजे गए। आउटस्टैंडिंग ऑफिसर थे। पंजाब के मोहाली के रहने वाले थे। मनप्रीत सिंह के पिता भी सेना में थे। देखिए सेकंड जनरेशन हो गई ना। 2014 में ही उनका देहांत हो गया था, मनप्रीत के पिता का देहांत हो गया। कर्नल मनप्रीत के दादा भी सेना में थे, 3rd जनरेशन होगी। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितने कर्मठ होते। मनप्रीत सिंह की शादी 2016 में हुई थी। उनका 6 साल का एक बेटा है और 2.5 साल की एक बेटी है। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी उनके। मनप्रीत की पत्नी जगमीत सरकारी स्कूल में अफसर है। गर्व तो है ही है, सैल्यूट है उनकी ब्रेवरी को। बाकी जो नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट नहीं हो सकता। उनको ख़त्म करो, जैसे मर्जी ख़त्म करो, ताकि वो एंट्री ना हो पाए, ये सीन ही ना क्रिएट हो पाए। आपके भाई शहीद हुए, अकेलापन है आपने? हाँ वो तो फिर रहेगा ही अब, तो वो तो रहना ही है अब हमेशा ना। जिम्मेवारी आप? चलो जिम्मेवारी तो एक अलग मैटर है ना। एक फ्रेंड से बात करनी है कि भाई से बात करनी है, वो एक अलग मैटर है। परिवारों का ये खालीपन कोई नहीं भर सकता, ताउम्र नहीं भर सकता। हम शहादत को सलाम करते हैं। अब मेजर आशीष धौंचक, कौन थे मेजर आशीष धौंचक? 19 राष्ट्रीय राइफल के मेजर थे और अभी तैनाती कहाँ थी? अनंतनाग में। मनप्रीत, कर्नल मनप्रीत के साथ ही तैनात थे। उनके इमीडिएट जूनियर थे, जैसे कहते हैं कंपनी कमांडर थे उनके। इसी साल 15 अगस्त को सेना मेडल से नवाजे गए थे। अभी देखिए महीना ही हुआ है। हरियाणा में पानीपत के रहने वाले थे। 2012 में लेफ्टिनेंट बने, 2012 और अब ये 2023, 11 साल की नौकरी थी। 3 साल पहले मेरठ से राजौरी जम्मू कश्मीर में ट्रांसफ़र हुआ था इनका और उससे पहले मेरठ में तैनात थे। 4 महीने पहले आशीष छुट्टी पर आए थे और अगले महीने अक्टूबर में फिर आने वाले थे। क्यों आने वाले थे? इसलिए आने वाले थे कि जो नया घर बनाया था उसमें प्रवेश करना था और उनका जन्मदिन भी था। सोचिए, दिल हिल जाता है एक बार सोचकर। और इसीलिए जो है वो वहाँ आने वाले थे। ये मेजर साहब का छोटा सा प्रोफाइल है। भारत का झंडा लेकर आए हैं, बहुत कहीं ना कहीं गम के साथ में फक्र भी है। फक्र तो देश के लिए जी, देश के लिए फिक्र है, देश के लिए जी। हाँ जी। बड़ी हिम्मत है इन परिवारों की जिनको इतना बड़ा दुख झेलना पड़ रहा है। जवान अफसर चले गए। इन तीनों अफसरों पर हुए हमले की जिम्मेदारी किसने ली? आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है। टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये जम्मू कश्मीर में सक्रिय संगठन है। लश्कर तैयबा का नया नाम है, आप शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए। जब लश्कर तैयबा बैन हुआ था तो ये टीआरएफ को जन्म दे दिया गया।
जम्मू कश्मीर में कितने आतंकी हैं टीआरएफ के, ये जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। ये आपको इसलिए भी बताना ज़रूरी है कि पहले टीआरएफ की कुंडली जान लेंगे, तब आपको पता लग जाएगा ये कितने खतरनाक लोग हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद ये एक्टिव हुआ संगठन। इसका मकसद क्या है? मकसद है लश्कर के आतंकियों को कवर देना, और इस संगठन के पीछे जो दिमाग है वो लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई तीनों का मिलके चलता है। कश्मीर में आतंकी घटनाओं में पाकिस्तान का सीधा नाम ना आए भले ही, किसी भी तरह से टीआरएफ बना लिया और अपना नाम छुपा लिया। ये प्लानिंग है पाकिस्तान की। जम्मू कश्मीर में फिलहाल टीआरएफ ही सबसे ज़्यादा एक्टिव है। सोशल मीडिया के जरिए ये आतंकी संगठन जो है ये नौजवानों को बरगलाता है। 2022 में ही टीआरएफ ने किया उसने 108 लोगों को जिनको भर्ती किया था उनको सैनिकों ने मार गिराया, पुलिस ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर में कितने ग्रुप एक्टिव हैं टेररिस्ट के, ये जानना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये तो एक ग्रुप था और किस रीजन में किसका कितना खतरा है, कौन सा आतंकी संगठन कितना एक्टिव है। जम्मू कश्मीर वर्सेस टेरर की पूरी पिक्चर आप समझिए। सबसे पहले आपको मोटी बात बता रहा हूं, वहां 3 संगठन एक्टिव है। लश्कर-ए-तौयबा जिसका हेडक्वार्टर लाहौर में है, लाहौर के बिल्कुल बगल में लगता है मुरीद के वहां पर। फिर हिजबुल मुजाहिदीन, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? उसका हेडक्वार्टर पीओके के मुजफ्फराबाद में है। और तीसरा है जैश ए मोहम्मद। जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहाँ है? पाकिस्तान के बहावलपुर में। लोकल इनपुट और इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसके मुताबिक इस वक्त जम्मू कश्मीर में 81 आतंकी एक्टिव हैं, जिनमें से 33 लोकल हैं और 48 विदेशी हैं। विदेशी कहाँ के समझ आ गया ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वो सब कनेक्शन है। ये आतंकी किस किस इलाके में सक्रिय हैं ये भी आप जान लीजिए। दक्षिण कश्मीर, ये जो पूरा हम अनंतनाग वाले इलाके की बात कर रहे हैं उसी में, वहाँ पर 56 आतंकी एक्टिव हैं। उत्तर कश्मीर में कितने हैं? उत्तर कश्मीर में 16 और मध्य कश्मीर में कितने? 9। यानी ये तीनों संख्या दे दी हमने आपको। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दक्षिण कश्मीर में आतंकियों का सबसे बड़ा गढ़ है, क्योंकि सबसे ज्यादा 56 आतंकी उन्हीं इलाकों में रहते हैं। आतंकी किस संगठन से जुड़े हैं अब ये भी जानना जरूरी है, और किस संगठन के कितने लोग हैं वो सुनिए। लश्कर-ए-तौयबा सबसे खतरनाक संगठन माना जाता है। 48 आतंकी हैं उसके सक्रिय जो वहां पर। हिजबुल मुजाहिदीन के कितने? 19 और जैश ए मोहम्मद के कितने? 12। इन सब की लिस्ट सुरक्षा बलों के पास है, और मैं तो आज यही कहूंगा बड़े भारी मन से कि इनका भी हिसाब किसी भी वक्त हो सकता है। कश्मीर में कब कितने युवा आतंकी राह पर चले, ये पिक्चर दिखाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको ये तुलना हो पाए कि 370 अनुच्छेद हटने के बाद वहां क्या स्थिति है, उससे पहले क्या स्थिति थी। 2019 में 210 आतंकी बने वहां पर, यानी 210 लोगों ने आतंकवाद की राह पकड़ी। 2021 में यह आंकड़ा घटा, 142 रह गया। आप समझ रहे हैं 370 वाला कनेक्शन समझा रहा हूं मैं। 2022 में क्या हुआ? 121 लोगों ने आतंकी राह पकड़ी, और इस साल अब तक सिर्फ 10 लोकल्स ने आतंकवाद की राह पकड़ी है। वैसे 2023 का साल आतंकियों के लिए अच्छा नहीं रहा, खराब रहा। जनवरी से लेकर अब तक 46 आतंकी मारे जा चुके हैं। इनमें से 37 विदेशी थे और 29 को हमारे सैनिकों ने, अर्धसैनिक बलों ने, पुलिस ने पीर पंजाल की पहाड़ियों में ढेर किया। 29 को। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को हटाया गया था, ये सब आप लोगों को पता ही है। तब से जम्मू कश्मीर में क्या कुछ बदला, ये जानना बड़ा जरूरी है आपके लिए। सबसे पहले आपको बताता हूं कि कितने आतंकी अरेस्ट हुए। 2015 से 2019 तक कुल 427 टेररिस्ट को पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया। 2019 से लेकर अब तक 2327 आतंकियों को अरेस्ट किया जा चुका है। आंकड़ा देखिए कितना बढ़ गया। आतंकियों की भर्ती बड़े पैमाने पर रुक गई है। जब सिक्योरिटी फोर्सेस एक्टिव होती हैं और आतंक के सफाई के लिए अभियान शुरू होता है तो वो रुक जाती है। 2015 से 19 के बीच कुल 597 आतंकियों की भर्ती हुई थी, लेकिन 2019 से लेकर अब तक ये आंकड़ा गिरकर कितना रह गया? 461। यानी वहां के नौजवान दूसरे कामों में लगे, उनका रुझान घटा है और ये 23% कमी आई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद ही
आतंकी थोड़ा बौखलाए, सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ी। 2015 से 2019 के बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 899 जवान जो हैं वो अपने चोटिल हुए, उनको चोट आई ऑपरेशंस के दौरान। 2019 तक का ये आंकड़ा है। इन आंकड़ों को अगर हम तुलना करें तो चोटिल होने में और घायल होने वालों में या जवानों के इंजर्ड होने में 68% कमी आई है, पहले ज़्यादा होते थे। सुरक्षा बलों के एक्शन का डर आतंकियों को ऐसा है कि वो सामने आने की बजाय ग्रेनेड मार दिया, भाग गए, पीछे से छुप के गोली चला दी। 2015 से 2019 के बीच में कितने ग्रेनेड हमले हुए? 162। अब 2019 से लेकर अब तक के देख लीजिए कितने हुए? 138। सिर्फ ग्रेनेड अटैक की 138 घटनाएं हुई, जो कि तकरीबन 15% कम आ गई हैं। 370 हटने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, 2015 से लेकर 2019 के बीच में जो आईईडी धमाके हुए, लगा देते हैं ना, धमाका हो जाता रास्ते में, वो कितनी घटनाएं? 19। बौखलाए आतंकवादियों ने 2019 से लेकर अब तक जो है वो 19 बार आईईडी ब्लास्ट किया है, यानी इसमें भी कमी आई। जितने पहले होते थे उससे कम होने लगे। जब सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो जाती है तो एक्टिविटी में कमी आती है। 2015 से 2019 के बीच में कितने हथियार छीनने की घटनाएं हुई, जो हथियार खोज के भागे और उनको बाद में किसी घटना के लिए इस्तेमाल किया? 45 घटनाएं हुई। 2019 के बाद और अब तक ये पूरा अरसा देखें तो सिर्फ 14 ऐसी घटनाएं हुई, यानी 69% कमी आई है इसमें। क्या अनुच्छेद 370 के हटने के बाद कश्मीर में पत्थरबाज कम हुए, पत्थरबाजी की घटनाएं घटी? अब ये मैं आपको बताता हूं कि ऐसा भी हुआ है। 2015 से लेकर 2019, वो 4 साल में कितनी घटनाएं हुई थी? 339 पत्थरबाजी की। अब 2019 से लेकर अब तक की बताऊं तो कितनी पत्थरबाजी की घटनाएं? सिर्फ 46, यानी 86% कमी आई है। ये सिर्फ आपको इसलिए मैं बता रहा हूं ताकि आप तुलना कर सकें और खुद अपने विवेक से अंदाजा लगाएं कि कब क्या कैसे हो रहा है। अब एक और अहम आंकड़े को मैं आपको बताता हूं। 2015 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से 423 बार इनकाउंटर हुआ, जबकि अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो आंकड़े हमारे तक आए हैं उसमें कहते हैं कि 342 बार इनकाउंटर हुआ, यानी 19% एनकाउंटर में कमी आई। अब 2015 से लेकर 2019 तक जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने 28 अपहरण की वारदात को अंजाम दिया, किडनैपिंग्स की, और 2019 से लेकर अब तक 68% कमी आ गई उसमें, वो घटनाएं 68% कम हो गई। ये कोई नई बात नहीं है, सबको पता है पाकिस्तान आतंकवाद के लिए दुनिया भर में बदनाम है। 1990 के दशक में पाकिस्तान की माली हालत इतनी बिगड़ने लगी थी, और कितना उसके हालात आज भी खराब हैं, कितने भयंकर हैं। रोटी के लाले पड़े हुए हैं, इकॉनमी की हालत बिल्कुल गड्ढे में गिरी हुई है। कोई विदेशी बड़ा उसे मुंह नहीं लगा रहा, कोई उसे अब कर्ज नहीं दे रहा, घर में दाने दाने को तरस रहे हैं लोग, महंगाई ने मार रखा है, और चाहिए क्या? कश्मीर। पब्लिक डिमांड पर पब्लिक इंटरेस्ट में अब वक्त खबरों के रैपिड राउंड का है। इसमें खबरें वो जिनमें आपकी दिलचस्पी रहती है और आपके लिए वो बहुत ज़रूरी भी होते हैं। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्या खबरें हैं आज। मुंबई एयरपोर्ट पर एक चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया। मुंबई में बारिश और खराब मौसम के कारण यह हादसा हुआ। प्लेन में 6 यात्री और 2 क्रू मेंबर सवार थे। विशाखापट्टनम से मुंबई आया था चार्टर्ड प्लेन, लेकिन लैंडिंग के दौरान रनवे पर फिसलने की वजह से विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। हादसे की वजह से मुंबई एयरपोर्ट पर विमानों की आवाजाही रोक दी गई। यूपी की राजधानी लखनऊ में दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। ऑक्सीजन सिलेंडर में हुआ जोरदार ब्लास्ट। पिकअप वैन में भरकर ले जाए जा रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई करने जा रहे 2 लोगों की हालत नाजुक। अस्पताल के बाहर पिकअप वैन से उतारते वक्त फट गया ऑक्सीजन सिलेंडर। धमाका इतना भयानक था कि एक शख्स का एक पैर अलग हो गया। हादसे के बाद सड़क पर तड़पते रहे दोनों घायल, लेकिन मौके पर मौजूद राहगीर देखते रहे तमाशा। पुलिस ने राहगीरों की मदद से दोनों घायलों को ट्रॉमा सेंटर भेजा। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आईईडी जैसा संदिग्ध विस्फोटक बरामद हुआ। हंदवाड़ा बारमूला नेशनल हाईवे के पास एक बैग में रखा हुआ था। विस्फोटक मिलने की सूचना पर हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। सेना ने मौके पर बम डिस्पोजल स्क्वाड को बुलाया,
बरामद विस्फोटक कंट्रोल्ड ब्लास्ट के जरिए किया गया नष्ट। जयपुर में शिक्षित बेरोजगार युवाओं ने किया प्रदर्शन। गहलोत सरकार से बेरोजगार युवाओं की मांग, जल्द आयोजित करवाई जाए भर्ती परीक्षा और खाली पड़े सरकारी पदों पर की जाए नियुक्तियां। मांगे नहीं माने जाने पर प्रदर्शनकारी युवाओं ने गहलोत सरकार को चेतावनी दी। अक्टूबर में चुनाव के दौरान कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलने का अल्टीमेटम भी दिया। लखनऊ में विधान भवन की सुरक्षा व्यवस्था की जांच के लिए हुई मॉक ड्रिल। ऑपरेशन गंडीव 5 दिया गया था मॉक ड्रिल को नाम। ड्रिल में एनएसजी के जवान, यूपी पुलिस और यूपी फायर सर्विसेज के जवान शामिल हुए। विधान भवन में एक के बाद एक कई धमाके हुए। इमारत की छत पर हेलीकॉप्टर से उतारे गए एनएसजी कमांडो। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ऑपरेशन गंडीव में हुए शामिल। विधान भवन के बाहर यूपी पुलिस के अफसरों और फायर सर्विस ने संभाल रखा था सुरक्षा मोर्चा। महाराष्ट्र में जारी मराठा आंदोलन खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के जालना में अनशन पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल ने अपना अनशन वापस ले लिया है। मनोज जरांगे पाटिल पिछले 17 दिनों से अनशन पर बैठे हुए थे। मनोज मराठा समाज को आरक्षण दिलाने की मांग पर अड़े हुए थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मनोज जरांगे को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म कराया। आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। अमित शाह ने हिंदी को बताया देश को एक सूत्र में बांधने वाली भाषा। अमित शाह ने कहा, हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का काम करेगी। हिंदी भाषा ने स्वतंत्रता आंदोलन के मुश्किल दिनों में देश को एक सूत्र में बांधने का अभूतपूर्व काम किया। महाराष्ट्र में 19 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है। हर बार की तरह इस बार भी मुंबई में लाल बाग के राजा का पंडाल मुख्य आकर्षण होगा। इसकी पहली झलक शुक्रवार को देखने को मिलेगी। इस बार शिवाजी के राज्याभिषेक की थीम पर लाल बाग के राजा का पंडाल तैयार किया गया है। मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई ने इसका सेट तैयार किया था। हर साल नितिन देसाई ही लाल बाग के राजा का सेट तैयार करते थे, लेकिन इस बार लाल बाग के राजा का पंडाल नितिन देसाई का बनाया हुआ आखिरी सेट होगा। बात करनी है विधानसभाओं के हाईटेक होने की। पेपरलेस इकोनॉमी की तरफ तो भारत पहले ही बढ़ चुका है। अब कई राज्य ऐसे हैं जिनकी विधानसभाओं की सारी कार्रवाई भी डिजिटल होने लगी है। अब इसमें एक नाम और जुड़ गया है, गुजरात का। गुजरात की विधानसभा में भी अब टैब्स और हाईटेक कंप्यूटर लग गए हैं। आपने कभी लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा की कार्रवाई देखी है? इनकी एक दिन की कार्रवाई पर बहुत खर्च आता है। लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। इसलिए अब देश की विधानसभाएं बदलाव के दौर से गुजर रही हैं। उन्हें डिजिटाइज किया जा रहा है। बदलाव के दौर में एक और विधानसभा का नाम जुड़ गया, गुजरात विधानसभा। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा पेपरलेस विधानसभा का प्रोजेक्ट है। विधानसभा के इस तीसरे सत्र में नेवा एप्लीकेशन के लागू होने के साथ ही हम हमारी विधानसभा डिजिटल हाउस बन गई है, यानी कि हम अब फिजिकल से डिजिटल बने हैं और नेवा के माध्यम से विधायक विधानसभा से ऑनलाइन जुड़ने के साथ साथ जनता के मुद्दों को भी सरलता से एवं त्वरित आदान प्रदान कर सकेंगे। राष्ट्रपति के उद्घाटन करने के साथ ही गुजरात विधानसभा पूरी तरह बदल गई। गुजरात विधानसभा पेपरलेस हो चुकी है। कामकाज अब कागजों पर नहीं बल्कि टैब और लैपटॉप पर होगा। खूब अच्छी तरह से सभी विधायकों ने ई विधानसभा के माध्यम से हमें दिए गए आईपैड और टैबलेट के माध्यम से पूरे विधानसभा सत्र का कार्य किया है और ये बहुत अच्छी पहल हमारे अध्यक्ष आदरणीय शंकर भाई चौधरी और हमारे मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब के मार्गदर्शन से गुजरात ये एक नया इतिहास आज से शुरू किया है। सब टैबलेट पे ही होगा, जिससे क्या है कि पेपर का एनवायरनमेंट में भी बहुत बड़ा फायदा होगा पेपर का, क्योंकि लाखों टन जो पेपर का उपयोग होता था वो बंद हो जाएगा। इससे मैं अध्यक्ष को भी बधाई देता हूँ। देश की विधानसभाओं और विधान परिषदों में कामकाज का वक्त कम होता जा रहा है, लेकिन सदन चलाने का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है।
इसी खर्चे को रोकने के लिए विधानसभाओं को डिजिटल किया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने वन नेशन वन एप्लीकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। पूरे प्रोजेक्ट पर 738 करोड़ रुपए खर्च आएगा, लेकिन हर साल 340 करोड़ रुपयों की बचत भी होगी। पेपरलेस ई विधानसभा के लिए 21 राज्यों ने MOU किया है। 17 राज्यों को बजट मिल चुका है। गुजरात के साथ अब देश में E8 विधानसभा और 2 विधान परिषद पेपरलेस हो चुके हैं। इनमें यूपी एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी विधानसभा और विधान परिषद दोनों पेपरलेस है। 2002 से लेकर अब 2 दशक हो गए, लेकिन इस बार जब विधानसभा गया तो बड़ा अंतर इसमें नज़र आया। अब हमको कोई किताब लाद के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई किताब लाद के लाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ये हमारे हाथ में रहता है। कैसे काम करता सर, थोड़ा सा दिखा दीजिए, देखना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा है और इसके अंदर ऐसे ही काम करता है जैसे कि एक लैपटॉप काम करता है। देश की विधानसभाएं बदल रही हैं, लेकिन सवाल एक और भी है, क्या सिर्फ विधानसभा बदलने से सब बदल जाएगा? क्योंकि जिन्हें सदन में बैठकर काम करना है, अगर उन विधायकों और MLC ने ही अपना तौर तरीका नहीं बदला तो वन नेशन वन एप्लीकेशन का मकसद कैसे पूरा होगा? टैब अच्छा है, नेताजी काम भी अच्छे अच्छे कीजिए, बड़ा मज़ा आएगा, जनता को भी हमें भी। बहुत अच्छे अच्छे काम कीजिए। अच्छा, बात डिजिटाइजेशन की हो रही है तो सवाल साइबर सिक्योरिटी का भी उठेगा, क्योंकि इंटरनेट के फायदे हैं तो खतरे भी बहुत हो जाते हैं। और जब पूरी विधानसभा ही डिजिटल हो तो साइबर अटैक का खतरा और बढ़ जाता है। इसलिए विधानसभा के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया के दौरान इस समस्या का पूरा फोकस रहता है कि भैया ये दिक्कत ना हो, ताकि गोपनीयता को लेकर कोई जोखिम ना रहे। जो साइबर सिक्योरिटी की अभी नेशनल पॉलिसी है, उसके हिसाब से ऐसी कोई भी एप्लीकेशन गवर्नमेंट जब डेवलप करती है और उसको लॉन्च करने से पहले वो लोग उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट इट मीन्स कि वो लोग एक हैकर, मतलब हैकर्स ग्रुप जैसे बोलते हो या एथिकल हैकर्स जो बोलते हो, वो सिक्योरिटी रिसर्चर उसको टेस्ट करते हैं। उसको टेस्ट करने के बाद ही वो गो लाइव होता है। ऐसी एप्लीकेशंस को इंटरनेट पे नहीं रखा जाता, वो इंट्रानेट पे रखा जाता है, क्योंकि इंटरनेट पे रखने से ऐसी एप्लीकेशंस को MLA विधानसभा में आके बैठ के ही उसको एक्सेस कर पाएंगे। हैकर्स से सावधान रहना है, वो गड़बड़ी ना करें, इस पर नजर रखनी है। अब बारी है आपके कमेंट्स पर नजर रखने की। कल हमने आपको आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन अनंतनाग की डिटेल्ड रिपोर्ट दिखाई थी, मनाली हाईवे की दुर्दशा भी दिखाई थी। इन दोनों खबरों पर आपके मैसेज आए हैं, जल्दी से देखते हैं क्या कुछ लिखा है आपने। संजीव जैन साहब लिखते हैं, हमारे सैन्य अधिकारियों और जवानों की शहादत और बहादुरी को सिग्नेचर स्टोरी बनाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद संजीव जी, आपका ये कदम प्रशंसनीय है। आप चाहते तो लोकप्रिय विषय ले सकते थे, पर वह पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। आप अपना नाम चरितार्थ कर रहे हैं। मेरा सलाम। हमारा भी सलाम सर। इससे बड़ा मुद्दा कल कोई कुछ था ना आज है। अमित वालिया साहब क्या लिखते हैं, सिर्फ मनाली नहीं, टोटल हिमाचल इज इफेक्टेड बाय योर मीडिया रिपोर्ट्स। धर्मशाला, शिमला, कहीं भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है। चलिए हम दुआ करते हैं जल्दी सड़कें ठीक हों, टूरिस्ट आएँ। अरुण गोयल साहब क्या लिखते हैं, बहुत ही अच्छी कवरेज है। चलिए, अच्छे सुझाव के लिए आपका धन्यवाद गोयल साहब। ऋषभ मिश्रा क्या लिखते हैं, मुझे आशा है कि श्री जगविंदर पटियाल सर जी आप एक दिन ABP न्यूज़ चैनल पर बिंदास तरीके से छा जाएंगे, क्योंकि आप एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ पब्लिक के हित की सदा खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। आपकी मेहनत ही हमारा विश्वास है और आपकी दिलचस्पी मेरा विश्वास है। ऋषभ जी, आप दिलचस्पी बनाए रखिए, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। आज का शो कैसा लगा? खबरों की प्रतिक्रिया जरूर देनी है। आपके कमेंट्स मैं दिखाऊंगा बड़े बड़े करके, और मुझे भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि आपको मेरे मुद्दे पसंद भी आ रहे हैं दिखाए हुए, और मैं आपके मुद्दे पकड़ भी रहा हूं या नहीं।